Hello to everyone, dear students, parents, teachers and all the other members. आज जो है मैं आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 अभी आई है, फिलहाल कल ही ये आई है, इसके बारे में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इस पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ही मेजर चेंजेस हैं। इससे जो है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो भी हमारी कंट्री में फॉलो हो रहा है उसमें जो है बहुत से चेंजेस आए हैं एंड इससे जो है स्टूडेंट्स को अपने आप को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, अब जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेजर जो चेंजेस हैं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज हायर एजुकेशन सिस्टम, दोनों में ही चेंजेस हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा न्यू स्कूल एजुकेशन सिस्टम है जो 2020 की पॉलिसी में लाया जा रहा है, ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका फाउंडेशन स्टेज, सेकंड इज प्रिपरेटरी, थर्ड इज मिडिल एंड द फोर्थ वन इज सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, ये जो है आपने हर जगह न्यूज वगैरह में देखा होगा 5+3+3+4, ये वही है। आपका जो फाउंडेशन है वो 5 इयर्स का होगा, प्रिपरेटरी 3 इयर्स का, मिडिल 3 इयर्स का एंड देन सेकेंडरी जो है ये आपका 4 इयर्स का होगा। ठीक है, अब ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3+2 का किया गया है। 3 में जो है ये जो 3 इयर्स हैं बच्चे जो है इनमें प्ले ग्रुप में रहेंगे। जो इसमें जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। जो ये प्ले ग्रुप वाला आपका सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। इसमें जो है बेसिकली आपका जो प्ले ग्रुप होता था और LKG UKG ये जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है ये 3 इयर्स में। एंड लेटर ऑन ये जो +2 है मींस टोटल 5 आपका, ये जो +2 है ये ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मींस क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट जो है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, ये जो है 3 इयर्स का है। अगेन यहाँ पर जो है जिन स्टूडेंट्स को डील किया जाएगा वो क्लास 3, 4 एंड क्लास 5 के होंगे। नेक्स्ट वन इज मिडिल स्टेज। अगेन इसमें जो है 3 इयर्स की बात की जा रही है। इसमें क्लास 6, 7 और 8 कवर होगा। एंड फोर्थ वन इज या सेकेंडरी स्टेज, इसमें जो है ग्रेड 9, 10, 11 और 12 कवर किया जाएगा। ये जो है आपका नया स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हो अगेन सेम चीज है। ठीक है, 4 स्टेजेस में बांटा गया है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। जो आपका फाउंडेशनल है, ठीक है, उसमें जो है आप देख सकते हो 3 इयर्स तक बच्चों को आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका या फिर जो आपका किंडरगार्टन वगैरह होता है इसमें जो है एनरोल किया जाएगा। एज जो है 3 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए ये है। नेक्स्ट जो है 2 इयर्स ये आपका क्लास 1 और क्लास 2 के लिए है। ठीक है, जो 6 to 8 एज ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो आपका प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, ये भी अगेन 3 इयर्स का है। इसमें क्लास 3 to क्लास 5 कवर किया जाएगा। एज ग्रुप होगी 8 to 11। नेक्स्ट जो है 3 इयर्स का अगेन मिडिल, आपका मिडिल ग्रुप है, मिडिल स्टेज है जिसमें क्लास 6 to 8 के बच्चों को कवर किया जाएगा एंड एज ग्रुप है हमारी 11 to 14 एंड द लास्ट वन इज 4 इयर्स। ठीक है, क्लास 9 to 12 यहाँ पे कवर किया जाएगा एंड द एज इज 14 to 18। हाइलाइट्स देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम 10+2 था अब जो है उसको बदल दिया गया, पूरी तरीके से बदल दिया गया है। बदल करके इसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। ये तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं एज, ठीक है, एज जो है 3 to 18 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। पहला है आपका फाउंडेशनल स्टेज, यहाँ पे 3+2 दैट इज 5 को कवर किया गया है। 3 to 8 ईयर्स के बच्चों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। इसमें जो है मेनली फोकस किया जाएगा स्टार्टिंग के जो 3 साल हैं जो प्ले ग्रुप से रिलेटेड हैं, वहां पे आंगनवाड़ी में,
प्री स्कूल में, ठीक है, जिनको हम जनरली प्ले स्कूल या फिर किंडरगार्टन नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। जनरली 3 to 6 ईयर्स के बच्चों को 3 साल यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके एडिशन में जो है जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं जो एज 6 to 8 के हैं उनको भी ऐड किया गया है। एंड जो 3 ईयर्स के जो आपके प्री स्कूल टू केजी एंड 2 ईयर्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये टोटल जो है 5 ईयर्स की एजुकेशन यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब मेन इनका फोकस हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेन फोकस जो होगा इनका वो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड टीचिंग, ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चों को बात करना और मतलब कि इस तरीके की स्किल सिखाई जाएंगी जिससे उनका पर्सनल डेवलपमेंट होगा। वो जो है थोड़ा बहुत जो है स्टडीज में इंडल्ज होना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो प्ले बेस्ड होंगी एंड इनका करिकुलम, इनका जो है शेड्यूल इस तरीके से बनाया जाएगा जो एक्टिविटी बेस्ड होंगी, ठीक है। यहाँ पे इनको करवा करके कुछ चीजें करवा करके सिखाया जाएगा। यहाँ पे रट्टा वाला सिस्टम जो है अब इनका बंद हो रहा है। इनको जो है वो चीज बाय प्ले मेथड, ठीक है, कुछ गेम्स वगैरह खिला करके, कुछ नया इंटरेस्टिंग दिखा करके, इस तरीके से जो है उनको सिखाया जाएगा और एजुकेट किया जाएगा। सेकेंड इज प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें जो है 3 ईयर्स हैं आपके। ये जो है एज ग्रुप 8 to 11 के लिए है एंड क्लासेस 3 to 5 के लिए है। यहाँ पे जो है फोकस थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ठीक है। प्ले तो है ही, प्ले तो रहेगा इसमें भी, साथ में क्या है इनको थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कवर करनी सिखाई जाएंगी। यहाँ पर जो है वो कुछ नई चीजें सीखना शुरू करेंगे। यहाँ पे भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। मतलब कि अब जो है उनको क्लासरूम में कुछ नए तरीके से चीजें सिखाई जाएंगी। यहाँ पे जो मेन फोकस होगा वो जो है लैंग्वेज पे, ठीक है, उनकी लैंग्वेज पे कमांड हो, वो अच्छे से बोल पाए, अपना नाम लिखना सीख पाए, ठीक है, चीजें लिखनी और पढ़नी सीख पाए एंड अपनी कुछ न्यूमेरिकल स्किल्स डेवलप कर पाए। जो नंबर्स वगैरह हैं उनको काउंट कर पाए, नंबर्स पढ़ पाए। सीधी सी बात है, उनका मेन फोकस जो है जो नॉर्मल चीजें हम लिखते हैं, लिखना पढ़ना, ठीक है, जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार बोलते हैं, उनको जो है सिर्फ मतलब कि लिटरेट बनाने के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है। उनको जो है यहाँ पर लिटरेट बनाने की कोशिश की जाएगी। उनको जो है लैंग्वेज की जानकारी दी जाएगी, उनको न्यूमेरिकल टर्म्स की जानकारी यहाँ पे दी जाएगी जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 वुड बी होम लैंग्वेज और मदर टंग और लोकल लैंग्वेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जो है मेन फोकस हर स्कूल में क्या किया जाता था, हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज सिखाई जाती थी। बट अब जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है कि आपको आपकी मदर टंग, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी होम लैंग्वेज है, उसमें जो है अब आपको पढ़ाया जाएगा। और जो है किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा ये जो है स्टेट्स डिसाइड करेंगी। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में आप हो वहां की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कौन से मीडियम ऑफ लैंग्वेज स्कूल में यूज की जाएगी। लेकिन ये चीज तो तय है कि वहां पर जो है होम लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो ये है ना बहुत अच्छी बात। पहले जो है मान लो कि हम जो है सिर्फ इंग्लिश के पीछे भागते रहते थे, हमें जो है हिंदी लिखना ही नहीं आता है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको आपकी होम लैंग्वेज सिखाई जाएगी। अब जैसे तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, बंगाली है, ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप उस स्टेट के हैं तो अब आप जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। थर्ड वन इज योर मिडिल स्टेज। यहाँ पर जो है बच्चा क्लास 6 में आ जाएगा। अब जा करके जब वो बच्चा क्लास 6 में आएगा तब जा करके उसे सब्जेक्ट्स का ज्ञान दिया जाएगा। रेफरिंग टू द क्लास 6 to 8, the new structure aims at transforming the pedagogy from the existing system to more experiential learning in sciences, mathematics, arts, social science and humanities। मतलब कि अब जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ जो है बच्चा क्लास 6 में जब पहुंचेगा
तब जो है सब्जेक्ट्स का भार उन पे दिया जाएगा। अभी का एजुकेशन सिस्टम क्या बोलता है, क्लास 1 में बच्चा पहुंचा, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट्स उनके सामने हैं, ठीक है, वो परेशान हो जाता है, उसको समझ ही में नहीं आता कौन सा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा क्लास 6 में आएगा, मतलब 5 तक वो लैंग्वेज और बोलना लिखना अच्छे से सीख चुका होगा, ठीक है, पढ़ना आ जाएगा उसको, उसके बाद जो है वो क्लास 6 में अलग अलग सब्जेक्ट्स उठाएगा, तब जो है उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट में हमको ये पढ़ाई करनी है, राइट। तो यहाँ पर जो है मेन फोकस अब आपका सब्जेक्ट्स पे आ गया। फोकस जो है यहाँ पे क्रिटिकल लर्निंग पे होगी, नॉट ऑन रोट लर्निंग, ठीक है। अभी तक क्या हम पढ़ते थे, हम क्या करते थे, रट्टा मारते थे, जो भैया जितना अच्छा रट्टा मारेगा उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, रट दो एग्जाम में, लिख दो, भूल जाओ। बेसिकली मेरे साथ भी यही होता था, मैंने भी यही किया है, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले मैं रटना शुरू करती थी एंड एग्जाम में लिखती थी, एग्जाम के बाद जो है सब मेरे माइंड से गायब। तो अब जो है इस सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया गया एंड मैं तो कह रही हूं कि बहुत अच्छी बात की गई है कि अब जो है जो रट्टा मारते थे उनको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिनके पास नॉलेज है उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर मेन फोकस किया गया है क्रिटिकल लर्निंग पे, नॉट ऑन रोट लर्निंग। अब रट्टा मारने वालों को नंबर नहीं मिलेंगे। फोर्थ वन है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पर जो है 4 इयर्स का कोर्स है आपका, आपकी क्लासेस 9, 10, 11, 12 ये 4 यहाँ पे इंक्लूड होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पहले हम हायर सेकेंडरी 10+2 बोलते थे, वो अब जो है आपका 9 से लेकर के 12 तक कवर हो गया है, राइट। इसमें जो है स्टूडेंट्स को पूरा राइट दिया जाएगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप वो सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। उनको जो है कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे, साथ में उनको अदर जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से उनको जो पढ़ना है वो अपना चूज कर सकते हैं। कोई भी बंदा फिजिक्स के साथ जो है पॉल साइंस पढ़ सकता है, कोई भी बंदा जो है फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी, आप उससे रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस की गई मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पे, राइट। तो यहाँ पर जितने भी सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पे आप ध्यान दो, सेट ऑफ सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये भी फर्दर डिसाइड होगा कि कैसे सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर जो भी सेट्स बनाए जाएंगे आप उनमें से चूज कर सकते हो एंड जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको लेना है वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। The focus would be on greater critical thinking and flexibility, allowing the child to pick subjects as per their interest, even technical and arts, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट एज वेल एज आर्ट सब्जेक्ट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। लाइक आप फिजिक्स के साथ जो है क्या कर सकते हो, आप म्यूजिक ऑप्शनल ले सकते हो, तो आपका टेक्निकल आर्ट्स जो है सारा सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप अकाउंटेंसी के साथ क्या कर सकते हो, आप जो है म्यूजिक ऑप्ट कर सकते हो। आप अकाउंटेंसी के साथ क्या कर सकते हो, आप जो है कुकिंग ऑप्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी सब्जेक्ट चूज करने में मिली है। एक बात जो है मैं ये पॉइंट स्टार्ट करने के पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये आपका 4th वन है, सेकेंडरी स्टेज है, इसमें जो है स्टूडेंट्स को पूरी फ्रीडम दी गई है। इनकी जो स्टडीज हैं वो बेसिकली शिफ्ट कर दी गई हैं फ्रॉम रट्टा मार, ठीक है, रट्टा मार से क्या, लॉजिकल थिंकिंग पे। इसका मतलब कि जो भी असेसमेंट होंगे, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होंगे। आप तो देख सकते हो ना कि लास्ट ईयर जो आपका लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, मींस ये 2020 जो बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, इसमें एमसीक्यू लॉन्च किया गया था। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि आपका जो असेसमेंट होगा वो जो है एमसीक्यू मींस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों के बेसिस पे होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो हमारे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज एम्फोसिस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, ECCE इसको हम जानते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 to 6 वाले बच्चे हैं, उनको जो है बहुत ही
केयर दी जाएगी, उनके लिए जो है यूनिवर्सल एसेस कराया जाएगा, मतलब कि पूरी दुनिया में हर बच्चे को ये राइट मिले, वो 3 to 6 ईयर्स में जो एजुकेशन होती है वो जो है उनको मिले। सीधी सी बात है, जितने बच्चे हैं 3 से 6 साल के, उन सारे बच्चों को कवर किया जाए, उन सारे बच्चों को प्ले स्कूल वाली आंगनवाड़ी में या फिर आप किंडरगार्टन में, ठीक है, जो आपके एरिया में प्ले स्कूल्स हैं वहां पे जो है कंपलसरी उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब क्लास 6 मीन्स जो आपका थर्ड फेज है मिडिल, ठीक है, वहां पे क्लास 6 में जो है इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी कोडिंग, क्योंकि कोडिंग से क्या होता है, बच्चों की सोचने की ताकत जो है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पर जो है क्लास 6 में ही कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी कि अब जो है बच्चा कोडिंग के थ्रू अपना मेंटल डेवलपमेंट कर सकता है। इसके साथ साथ म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स ये भी जो है सेम लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि आप जो है ये भी पढ़ सकते हो इसके साथ। नेक्स्ट जो हम इसमें हायर सेकेंडरी मीन्स जो हमारा फोर्थ है सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको थोड़ा सा लिफ्ट अप कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, 10th के बाद अच्छे मार्क्स आए साइंस मिल गया, उससे कम आए कॉमर्स ले लो, उससे कम आए एकदम बेकार आए आर्ट्स ले लो। कुछ बच्चे अपनी मर्जी से आर्ट्स चूज करते थे, अपने पैशन के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से, लेकिन जो है जनरली यही माना जाता था जो बहुत तेज बच्चे हैं वो साइंस लेते थे, जो थोड़े से डल बच्चे हैं वो कॉमर्स लेते थे, एंड जो सबसे डल हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, जिनके मार्क्स बिल्कुल कम आए हैं, उनको आर्ट्स मिल जाता था। अब जो है ये साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इसका चक्कर ही खत्म। अब आपको कोई स्ट्रीम चूज ही नहीं करनी है। अब जो है आप अलग से कैटेगराइज नहीं किए जाओगे, अलग से आपके ऊपर कोई टैग मार्क नहीं होगा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूं, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूं। यू विल बी जस्ट नोन एज अ स्टूडेंट, राइट। तो यहां से यहां पर जो है आपके ऊपर से ये टैगलाइन, अलग अलग स्ट्रीम के होने की टैगलाइन हट जाएगी, हटने वाली, और ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो है साइंस वाला कोई बहुत प्राउडली आपको बोल नहीं पाएगा कि मैं साइंस पढ़ता हूँ, ठीक है। और कोई बच्चा अगर अपने मन से आर्ट्स लिया है तो उसको भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे, अरे तुमको तो कुछ भी नहीं आता है, तुम आर्ट्स लेके पढ़ रहे हो। तो ये भी क्रिटिसिज्म जो है हट जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो चूज कर सकते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेगा, वो जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट लेना चाहते हैं, कोई वोकेशनल स्किल्स सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। यहाँ पर जो है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है आपका ECCE, ठीक है, टू गेट अ कंप्लीट नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी to be set up to focus on foundational literacy। तो यहाँ पर जो है इसको सेटअप किया गया है यहाँ पे to get a complete national mission on foundation literacy and numeracy। तो ये जो ECCE है इसको सेटअप किया गया है, इसको जो है बनाया गया है, इसका मेन टारगेट यही है जो फाउंडेशन लिटरेसी है और न्यूमरेसी है इसको जो है ये लोग अचीव कर पाए। मीन्स जो आपका फाउंडेशनल लेवल का है, ठीक है, जो आपका फाउंडेशनल है फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो है उसको जो है उस पे ये मेन फोकस करने के लिए ECCE को फ्रेम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम है, आपकी लैंग्वेज, आपका कल्चर है, वैल्यू है, जो कहीं ना कहीं खो रही थी, अब जो है उसको आप देख सकते हो, उसको जो है वापस से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। एंड ये बहुत ही जरूरी था कि जो हमारा कल्चर था वो हम भूल रहे थे, जो हमारी लैंग्वेज थी उसको हम छोड़ के बाहर की लैंग्वेज के पीछे भाग रहे थे। तो ये बहुत ही जरूरी था ये चेंज लेकर के आना हमारे सिस्टम में, राइट। एंड फर्दरमोर टेक्नोलॉजी वुड बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। पहले जो है कुछ स्वयं वगैरह करके कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाए थे, अब क्या है ड्यू टू कोविड जो है अब मैक्सिमम लोग जो है ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो है टीचिंग बेसिकली ऑफलाइन टू ऑफलाइन शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा करने की बात की गई है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ चुका है। ई कंटेंट, ठीक है, अब ये आप ध्यान से समझो, जो ई कंटेंट है अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में वो बनाए जाएंगे, सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, जो अदर लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इसमें भी आपको ई कंटेंट मिलेगा। आपको आपका स्टडी मटेरियल अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो है जो आपकी लैंग्वेज, आपके रीजन की लैंग्वेज है, आप उसमें जो है पढ़ाई कर सको।
एंड स्कूल्स को ये बोला गया है कि स्कूल्स भी अपने आप को डिजिटली इक्विप्ड कर लें, अच्छे से डिजिटलाइजेशन करें वहां पे एंड प्रॉपर एक सिस्टम तैयार करें ताकि ऑनलाइन एजुकेशन वो कंडक्ट कर सकें एंड प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF वुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो NETF बनाया जाएगा। ऑल स्टेट और UT गवर्नमेंट्स, ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स और आपके यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 टू बी अचीव्ड बाय 2025। ठीक है, ये नहीं बोला गया है कि आपको 2020 में ही ये टारगेट पूरा अचीव करना है, आपको 2020 में ही ये सारी चीजें अचीव कर लेनी है, लेकिन आपको ये चीज बोली गई है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को ये चीज बोला गया है कि ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी है ये इनको जो है 2025 तक अचीव कर लेना है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है NIOS एंड जो स्टेट ओपन स्कूल्स थे, मतलब कि जितने आपके बोर्ड वगैरह थे वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो है जिम्मा दिया गया है NIOS और स्टेट ओपन स्कूल्स को कि ये जो है ग्रेड 3, 5 और 8, ठीक है, मतलब जो ग्रेड 3, 5 और 8 है, मतलब ABC लेवल्स जो ये हैं उनकी जो है पूरी एक उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करें, उनका एक करिकुलम तैयार करें कि कैसे जो है उसमें पढ़ाया जाएगा, कैसे जो है क्या पढ़ाया जाएगा, उनका एक कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करने की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ में जो है उनको ये भी बोला गया है कि जो आपका 10th और 12th का करिकुलम था उसके इक्विवेलेंट आप कुछ कोर्सेज और प्रोग्राम्स आप लॉन्च करो, कुछ वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज प्रोग्राम लॉन्च करो एंड एडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स पे भी फोकस करने के लिए बोला गया है इनको। करिकुलम कंटेंट विल बी reduced in each subject to its core essentials। जो भी करिकुलम था, ठीक है, जो पहले आपका सिलेबस जिसे आप बोलते हो, ठीक है, वो सिलेबस जो है उसको रिड्यूस करने के लिए बोला गया है एंड उसका जो है फोकस आपको शिफ्ट करने के लिए बोला गया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए, कुछ आइडियाज, कुछ नए एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ताकि जो है आपका फोकस मेन जो रट्टा मार वाली टेक्नोलॉजी थी अब उसका शिफ्ट कर दिया गया है उसको कि आप जो है प्रैक्टिकली चीजों को सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपने जो है कोई चीज पढ़ ली, जैसे अकाउंटेंसी में आपने क्या किया, आपने जो है नॉर्मली उसको पढ़ लिया कि हम जो है इस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज आप जानते नहीं हो कि हम जब कंपनी में जाएंगे तो हम इसको कैसे करेंगे। तो उस चीज को, मतलब कि आपका जो करिकुलम है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, उस चीज को सिखाने की यहाँ पे बात की जा रही है कि अब जो है आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों असेसमेंट की बात की जा रही है। मेनली जो है आपसे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको काम सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, वो जो है कहीं और जाकर के इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो उनके एरिया में अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वाला है तो वो अपने एरिया में आर्ट एंड क्राफ्ट वाले के यहाँ जाकर 10-15 दिन जो भी है वो इंटर्नशिप वहां पे कर सकते हैं, उस काम को सीख सकते हैं। Emphasis on critical thinking and more holistic inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning। तो ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। होलिस्टिक मतलब कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। एंड एक चीज और है कि यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह जो अब असेसमेंट होंगे, स्कूल के असेसमेंट होंगे, वहां पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आप सेल्फ असेसमेंट करोगे, आप खुद को असेसमेंट करोगे। दूसरा जो है आपकी फ्रेंड सर्कल आपको असेस करेगी, असेसमेंट आपका करेगी। एंड तीसरा जो है आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका असेसमेंट करेंगे। स्पेशली जो है यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि हर बच्चे को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, वो उसके चॉइस की होगी। ठीक है, स्टेट, रीजन या फिर स्टूडेंट्स अगर कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन 3 लैंग्वेजेस में से, ठीक है, 3 लैंग्वेजेस में से 2 जो है वो इंडिया की लैंग्वेज होनी चाहिए, बाकी जो है कोई एक फॉरेन लैंग्वेज वो सीख सकते हैं। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन की। जो हायर एजुकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कुछ चेंज आए हैं न्यू पॉलिसी में, ठीक है, उसके हाइलाइट्स अब हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन टू बी डिस्टिंक्ट फॉर रेगुलेशन,
accreditation, funding and academic standard setting, all under the umbrella of Higher Education Commission of India और HECI। ठीक है, सीधी सी बात है, जो भी रेगुलेशन था, जो भी एक्रेडिशन था, ठीक है, जो भी फंडिंग या एकेडमिक स्टैंडर्ड की सेटिंग थी, वो सारी जो है अब किसके अंडर आ चुकी है? HECI के अंडर आ चुकी है। यहाँ पर एक चीज और देखो आप, यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात की गई है थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी है उसकी बात की गई है। जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज आपकी अच्छी ग्रेडेड है, मींस A ग्रेड है, A+ ग्रेड है, ठीक है, जिनकी A+ ग्रेड है उनको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी एज कंपेयर टू A, ठीक है, और A के कंपैरिजन में B+ और B उनको जो है कम फ्रीडम मिलेगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सिस्टम पूरा सेट किया गया है और ये पूरा जो है किसके हाथ में कंट्रोल है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में पूरा कंट्रोल है। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो 4 वर्टिकल्स थे HECI के, ठीक है, टू बी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, HNERC, नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये जो 4 काउंसिल्स थी, ठीक है, इनको जो है फर्दर मर्ज कर दिया गया है, विच फर्दर फॉर्म अ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, इनको मर्ज करके एक क्या बना दिया गया है? नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो भी UGC या AICTE था इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर से। ठीक है, वो हायर एजुकेशन रेगुलेटर कौन है? HECI होगा और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। अब जो है UGC और AICTE का कॉन्सेप्ट हटा दिया जाएगा। जो प्रोफेशनल काउंसिल्स थे अलग अलग, ठीक है, वो जो है अब एक्ट करेंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बस समझ लो कि जितने भी अलग अलग प्रोफेशनल काउंसिल्स थे उन सबको जो है अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज का दर्जा दे दिया गया है। वो जो है अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज की तरह एक्ट करेंगी। यूनिवर्सिटीज टू बी नेम्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बट ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज का नेम फेम होगा वो जो है ओनरशिप के बेसिस पे नहीं होगा, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज का नेम होगा। Impetus to multidisciplinary education, even IITs to move towards a more holistic curriculum with arts and humanities। तो सीधी सी बात है, अब जब यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है कि ग्रेजुएशन में भी आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ जो है कोई दूसरा वोकेशनल सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर वाला सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर IITs को भी बोला गया कि आपको भी होलिस्टिक करिकुलम की तरफ मूव करना पड़ेगा। आप जो है अपने IITs के सब्जेक्ट्स के साथ साथ क्या करोगे, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी वहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप इंक्लूड करोगे। मान लो कि कोई बच्चा जो है आपका इंजीनियरिंग करने आया बट उसको जो है कुकिंग का शौक है, तो वो साथ में कुकिंग सीख पाए। ठीक है, कोई बच्चा जो है आपका इंजीनियरिंग कर रहा है बट जो है उसको जो है म्यूजिक का शौक है, तो वो जो है म्यूजिक सीख पाए। तो इस तरीके से जो है हॉलिस्टिक करिकुलम की बात की जा रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री थी, ठीक है, वो 3 to 4 years का जो ड्यूरेशन था, वहां पे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, ये बहुत ही अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की गई है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड। ठीक है, विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस। तो यहाँ पे कुछ क्रेडिट्स की बात की गई है, उतना क्रेडिट्स आपके पास होना चाहिए। एंड अगर मान लो कि आप फर्स्ट ईयर में छोड़ के जाते हो या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में किसी वजह से आपने जो है अपना बैचलर डिग्री जो है आप हासिल नहीं कर पाए, अपना अंडर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट नहीं कर पाए, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम लिमिट जो है अभी सेट नहीं की गई है, फर्दर वो बाद में सेट कर दी जाएगी। अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर वापस से एडमिशन लेने आते हो, आपने मान लो 1 साल पढ़ लिया, आप जो है कुछ समय बाद वापस से एडमिशन लेने आते हो, फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, अब आपको वापस से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको जो है फर्स्ट ईयर में कुछ सर्टिफिकेट अप्रूव कर दिया जाएगा, कुछ दे दिया जाएगा सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को दिखा करके आप सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year इन अ डिसिप्लिन और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज। तो सीधी सी बात है, अगर जो है आप 1 साल पढ़ाई कर लेते हो तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हो तो आपको एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और अगर आप 3 साल पढ़ाई कर लेते हो तो आपको एक बैचलर डिग्री मिल जाएगी, मीन्स आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और बात कर रहा है कि अगर आप 4th ईयर में पढ़ रहे हो, मतलब आप एक और साल पढ़ रहे हो, 4 ईयर आप बैचलर्स प्रोग्राम ही कर रहे हो, तो अब जो है आपको मास्टर्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। आप जो है डायरेक्टली ये 4th ईयर के बेसिस पे आप जो है रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 4 साल लगातार बैचलर डिग्री करने के बाद आप रिसर्च में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे होता क्या है कि जनरली मान लो कि आपने जो है 3 साल का ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एंड फिर जो है आप रिसर्च के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये चीज हटा दी गई है। साथ में एक चीज और है, एमफिल भी हटा दिया गया है। तो अब जो है आप सीधे जो बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपने 3 साल की अगर आप 1 साल और पढ़ रहे हो उसमें, तो उसके बाद डायरेक्टली जो है आप अप्लाई कर सकते हो रिसर्च के लिए। Students pursuing 4-year degree program would have an option of getting a degree with research if the research process is completed in the area of study as specified. अगर जो है आप रिसर्च कंप्लीट कर ले रहे हो तो आपको साथ में उसकी डिग्री मिल जाएगी। मतलब जो मैंने अभी पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था कि आप 4 साल के बाद डायरेक्ट रिसर्च में अप्लाई कर सकते हो, ये उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। National Research Foundation would be set up with a goal to enable a culture of research. और यहाँ पर जो है आप तो जानते ही हो हमारे इंडिया में जो है रिसर्च बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं लेते हैं, उसको ऐसे ही कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसको सेटअप किया जाएगा और इसका गोल क्या होगा, एक लोगों के अंदर एक कल्चर डेवलप करने का कि आप रिसर्च करो, कुछ अच्छी अच्छी चीजें, नई चीजें सामने लेकर के आओ, ठीक है। वो सारी चीजें कौन देखेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देखेगा। NRF जो आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये जो है गवर्न होगा इंडिपेंडेंटली बाय रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। इसमें जो है इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी नहीं होगी, इसको कोई और रूल नहीं करेगा, बस इसमें जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे वो जो है रोटेट होते रहेंगे, मींस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आपके चेंज होते रहेंगे। एंड NRF जो है, हाँ, वो सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होंगे रोटेट हो करके उसको चलाएंगे, उसको जो है गवर्न करेंगे। Primary task of NRF would be to fund competitive peer reviewed grant proposals of all types and across all disciplines, and also act as a liaison between researchers and relevant branches of government so as to allow breakthroughs, ठीक है। तो अब जो है जो भी फंड की बात होगी, ठीक है, जो भी ग्रांट्स देना होगा वो कौन देगा, NRF अब देगा। सीधी सी बात, जो भी रिसर्च के लिए ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं अब जो है वो आपको NRF प्रोवाइड करेगा। Major reforms suggested in the higher education to give more flexibility to the students. ये जो मेजर रिफॉर्म्स थे, ठीक है, हायर एजुकेशन में इसलिए किए गए थे ताकि जो है स्टूडेंट्स को और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, वो अपने हिसाब से, ठीक है, सब्जेक्ट चूज कर सकें एंड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो पढ़ाई कर सकें। स्टूडेंट जो है कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। यहाँ पर हम कुछ और मेजर रिफॉर्म्स देख लेते हैं हायर एजुकेशन के। यहाँ पर टारगेट है 2035 तक का टारगेट, ठीक है। 2035 तक हमें क्या अचीव करना है, 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट हमें अचीव कर लेनी है, ठीक है। हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जाएगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम बनाया जाएगा। यूजी प्रोग्राम आपके 3 या 4 इयर्स के होंगे, पीजी प्रोग्राम 1 या फिर 2 इयर्स के होंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होंगे यहाँ पे 5 इयर्स के बैचलर के साथ मास्टर्स, और एमफिल को डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है। यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर्स की बात की गई है एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जैसे कि आपका डिजी लॉकर वगैरह होता है, सीबीएसई ने जो लॉन्च कर रखा है डिजी लॉकर वगैरह, ठीक है, वो सिस्टम जो है मेंटेन किया जाएगा, जिसके थ्रू आप मान लो कि हर ईयर का, हर सेमेस्टर के कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं, जैसे ही आपको वो क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, आपके डिजी लॉकर में वो जो है क्रेडिट पॉइंट्स आपके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। एंड फर्दर इससे क्या हेल्प मिलेगी कि आपके पास जो है सारी चीज की डिटेल एक डिजी लॉकर में होगी, एंड आप जो है अगर किसी वजह से आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो फर्दर जो है ब्रेक के बाद, ठीक है, टाइम पीरियड अभी डिसाइडेड नहीं है, वो हो जाएगा डिसाइडेड कि आप कितने साल में वापस से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये डिजी लॉकर की हेल्प से जो है, जो इसमें आपके क्रेडिट पॉइंट्स हैं, आप इनकी हेल्प से जो है वापस से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे HEI
की बात हो रही है रिसर्च इंटेंसिव और टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, तो इनको भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज को भी प्रमोट किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनोमी इसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम इसमें ये देख लेते हैं ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ठीक है, अब जो है इसको लॉन्च किया जाएगा इन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शंस। बार बार जो है अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, इसमें जो है हम इंस्पेक्शन के लिए लोगों को भेजते हैं, तो अब जो है सेल्फ रेगुलेटर होगा। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल। ठीक है, दो ग्राउंड्स को छोड़ दिया गया है, लीगल और मेडिकल को छोड़ करके बाकी लोग जो है अपने आप को सेल्फ डिस्क्लोज करेंगे। ऑनलाइन जो है सेल्फ डिस्क्लोजर होगा, वो जो है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया जाएगा। यहाँ पे बार बार जो है इंस्पेक्शन के लिए लोगों को नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ पर एक प्राइवेट और पब्लिक की पार्टनरशिप होगी। ठीक है, और दोनों लोग जो है कॉमन नॉर्म्स, एक जो है कॉमन नॉर्म्स पे काम करेंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, फी फिक्सेशन कर दिया जाएगा। एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी जाएगी कि आप इससे ज्यादा फीस जो है बच्चों से चार्ज नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है एजुकेशन सेक्टर में। जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी का जो है 6% हमने जो है पहले ही मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि जो जीडीपी का 6% होगा वो एजुकेशन सेक्टर पे लगाया जाएगा। अभी जो है हम ये टारगेट रीच नहीं कर पाए हैं, बट जो है कोशिश रहेगी कि हम जो है 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है, ये जो है हमारा टारगेट रहेगा। लेते हैं आउटकम्स ऑफ एनईपी 2020। यहाँ पे जो हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो हम कुछ ईयर्स में अचीव करने वाले हैं। राइट, हमारा फोकस रहेगा कि हम इसको अचीव कर लें। तो जो ECCE ने टारगेट लिया है यूनिवर्सलाइजेशन का फ्रॉम ECCE टू सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सलाइजेशन हमारा क्लास मतलब प्ले ग्रुप से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक का जो यूनिवर्सलाइजेशन का टारगेट रहेगा वो हम कोशिश करेंगे 2030 तक उसको कंप्लीट कर लें। राइट, यहाँ पर जो है अटेनिंग फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025, जो हमने जो है ग्रेड 3 के लिए बात की थी। ठीक है, कि फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमेरिसी स्किल्स, ठीक है, इसको अटेन किया जाएगा। ये टारगेट जो है हमारी कोशिश रहेगी 2025 तक अचीव करने की। राइट, अब जो है इसमें प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन जो भी न्यू पॉलिसीज आई हैं ये 100% जो है 2030 तक अप्लाई करने की बात की जा रही है। अभी तो इतना जल्दी सडनली जो है सारी चीजें इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक जो भी इसका जनरलाइजेशन होगा, जो भी यहाँ पे चेंजेस आएंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, वो कोशिश की जाएगी 2030 तक जो है इसमें हम सारे चेंजेस ला पाए। एंड नेक्स्ट जो है जो बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, उन सारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है। वो ये चाहती हैं कि जो बच्चे अभी भी आउट ऑफ रीच हैं, जो स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको वापस से स्कूल में लाया जाए। टीचर्स को भी नए तरीके से स्टूडेंट्स को असेस करना होगा। ठीक है, उसके लिए भी टीचर्स को प्रिपेयर किया जाएगा अभी। ठीक है, टीचर्स को भी 3 साल दिए गए हैं 2023 तक। टीचर्स भी क्या कर सकती हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं टीचर्स भी, कि वो किस तरीके से ये जो नए असेसमेंट टेक्निक्स हैं उसको सीख पाएं। राइट, और इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि सारे लोगों के लिए एक बराबर का एजुकेशन सिस्टम। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सारे लोग जो है उसमें कंफर्टेबल नहीं है, सारे लोग तक वो जो है सिस्टम पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो गरीब बच्चा है और जो अमीर बच्चा है, सबके पास जो है एक इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम लाने की बात की जा रही है बाय 2030 तक। बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बोर्ड एग्जाम्स टू टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन कम किया गया है और बच्चों के अंदर कितनी नॉलेज है, बच्चों को मार्क्स जो है उनके नॉलेज के बेसिस पे देने की बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक टारगेट है कि जब बच्चे स्कूल से निकलें तो वो कोई ना कोई एक ऐसा वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, किसी एक ऐसे स्किल को सीख करके, कोई भी जो अदर एक्टिविटीज वो सीख रहे हैं उसमें जो है कोई एक स्किल सीख करके वो स्कूल से बाहर निकले।
ठीक है, और एक कॉमन लर्निंग स्टैंडर्ड्स डेवलप की जाएगी पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स दोनों के ही लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मैंने अभी तक स्टडी की है। ठीक है, बस मैं ये कह सकती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ही चेंज होने वाला है, बहुत से चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो गई तो स्टूडेंट्स को जो है थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी एंड स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी, सिर्फ रट्टा मारने की प्रैक्टिस नहीं अब तो है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, उनके पास कितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे उनका असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन जो इस साल 12th में हैं वो जो है इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना ले, वो जो है उनका एजुकेशन सिस्टम इस साल से उनके असेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप वैसे ही पढ़ाई करिए। ये फर्दर जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो जो हायर एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ये सारी पॉलिसीज जो है आज से एप्लीकेबल नहीं हो रही हैं, ये सारी पॉलिसीज कुछ साल तक जो है इन पे काम किया जाएगा एंड फिर धीरे धीरे जो है इन टारगेट्स को अभी हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। हमारी गवर्नमेंट जो है कोशिश करेगी कि धीरे धीरे इस पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी इसमें बहुत से चेंजेस आना बाकी हैं, इसको जो है अभी पूरी तरीके से मॉडिफाई होना इसका बाकी है। इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं अभी ये सिर्फ मेन हेडिंग्स हैं, ठीक है, इन पे जो है अभी वर्क होना फर्दर बाकी है। ओके, तो ये थी सारी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आप जो है अपने रिव्यू जरूर दें इस वीडियो पे कि आपको जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी लग रही है, आपका इसमें कुछ फायदा है नहीं है, बच्चों का इसमें कुछ फायदा होगा नहीं होगा, बच्चे इसे कितना अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। प्लीज जो है आप इस वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।